नमस्कार साथियों, हाजिर हूँ मैं 17 अप्रैल की चर्चा के लिए अखबारों की प्रमुख खबरें। लेकिन सबसे पहले आज 17 अप्रैल को चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती है, उनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। चंद्रशेखर एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हालांकि वो बहुत युवा थे जब देश आज़ाद हुआ। समाजवादी विचारों से वो प्रभावित थे और जब आचार्य नरेंद्र देव और अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, इन लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी बनाई तो वो उसमें चले गए। लेकिन 1963 में जब नेहरू जी ने अपील की सभी समाजवादियों को कि भाई देश की विकास के लिए आप कांग्रेस में आइए, बाहर बैठकर विरोध करने से कुछ नहीं होगा, तो उसमें अशोक मेहता, चंद्रशेखर जैसे लोगों ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़ी और चंद्रशेखर 1964 में कांग्रेस में आ गए। यद्यपि वो 1962 में निर्दलीय के तौर पर राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से चुन लिए गए थे और उस समय कांग्रेस के भी वोट उनको काफ़ी मिले। और नेहरू जी के देहांत के बाद वे इंदिरा गांधी के काफ़ी नज़दीक रहे और इंदिरा गांधी जी की जो आर्थिक नीतियाँ थी उनके अंदर चंद्रशेखर जैसे समाजवादियों का कहीं न कहीं एक भूमिका। चंद्रशेखर, मोहन दारिया, कृष्णकांत, रामधन, ये युवा तुर्क कहलाते थे चार उस जमाने में। तो वो चंद्रशेखर को याद करने का जो एक बड़ा मेरा आपके साथ संवाद करके कहने का है वो ये है कि चंद्रशेखर लोकसभा में बहुत लंबे समय तक लोकसभा सदस्य रहे, प्रधानमंत्री भी बने वो कांग्रेस के समर्थन से, और सीधे ही प्रधानमंत्री बने। वो लोकसभा राज्यसभा में रहे, कभी मंत्री नहीं बने। जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। पर लोकसभा की उनकी जितनी डिबेट्स हैं उनमें अधिकांश में आप एक चीज़ पाएंगे कि जो आज नरेंद्र मोदी करते हैं वो पहले भी लोग करते थे। इतिहास की बातें करते थे, अतीत की बातें करते थे। चंद्रशेखर लगभग डांटते हुए ये कहते थे कि अतीत की नींव पर कोई नई इमारत खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए अतीत को सकारात्मक रूप में याद करिए, अतीत को कोसने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि पक्ष विपक्ष के नेता लोकसभा में अतीत के उलाहने देते रहते हैं। तो इस रूप में मैं चंद्रशेखर जी की बहुत प्रशंसा करता हूँ। वैसे भी उनकी व्यक्तित्व भी बड़ा अच्छा था, भाषण बहुत अच्छा देते थे। फिर अब आज आते हैं आज की खबरों पे। हर अखबार में ये खबर है कि कल मुख्यमंत्री जी ने राम सेतु लिंक परियोजना, जिसको हम ईआरसीपी कहते हैं, इन्होंने इसको पीकेसी ईआरसीपी कह दिया, आप कुछ भी कह दो, ईआरसीपी लोगों की जबान पे चढ़ा हुआ है, उसको 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य दिया है उन्होंने अधिकारियों को। मेरी राजस्थान की भाजपा सरकार, मैं भाजपा सरकार इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी तो पहली बार विधायक बने हैं और मुख्यमंत्री बन गए, बहुत अच्छी बात है, शुभकामना उनको। वो शायद इतना नहीं उनको अपडेट रहते हो कि कौन सी चीज़ें कितने साल में पूरी होती हैं। लेकिन सुरेश सिंह रावत सिंचाई मंत्री हैं, वे तो तीसरी बार के विधायक हैं, उनको तो अपने क्षेत्र में भी पता होगा कि योजना कितने साल में पूरी होती है। अभी तो ईआरसीपी और का जो मध्य प्रदेश के साथ जॉइंट डीपीआर बननी थी वो डीपीआर ही अप्रूव नहीं हुई है सीडब्ल्यूसी और भारत सरकार द्वारा। फिर उसका वित्तीय प्रबंधन का कोई मॉडल तय नहीं हुआ है, ईआरसीपी की रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनी है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने उसको राष्ट्रीय परियोजना के लिए जो भी औपचारिकता है वो पूरी नहीं की है। राजस्थान में 2 बांध ईआरसीपी के हिस्से के रूप में जो इसरदा और नौनेरा है वो उपयोग में आने शुरू नहीं हुए हैं। और जो 10,000 करोड़ का वर्क ऑर्डर सरकार ने 1 साल लगभग पहले दिया था, उसकी एक ईंट लगी नहीं है अभी तक 1 साल में। और 12,000 करोड़ के टेंडर्स कब खुलेंगे इसकी अभी तक डेट तय नहीं हुई है। उसके बाद और टेंडर्स होंगे। ऐसे मुझे नहीं लगता ये 2 साल छोड़ करके इस कार्यकाल में भी ईआरसीपी का कोई ठोस उपलब्धि ये सरकार हासिल कर पाएगी, मुझे तो डाउट है। लेकिन अगर इनके कोई लोग मेरा वीडियो सुन रहे हों
और उनकी सकारात्मक चर्चा की इच्छा हो तो मुझसे बात कर सकते हैं। एक खबर है, लगातार आप सुन रहे हैं, RUHS प्रतापनगर जयपुर में है, जहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरह मुख्यमंत्री ने घोषणा की है रिम्स की। रिम्स तो दूर, वहाँ के सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर्स को सस्पेंड करना पड़ा है, क्योंकि अखबारों में छपने के बावजूद वहाँ के ऑपरेशन थिएटर्स के AC चालू नहीं हुए और वो बिना AC ऑपरेशन चल रहे थे। एक खाद्य सुरक्षा पे रोजाना खबर आ जाती है कि 17 लाख नाम हटा दिए, 19 लाख जोड़ दिए। सरकार को इस बारे में एक बार की निर्णय करके और खाद्य सुरक्षा के लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। रोज़ रोज़ का जो आपका गिव अप अभियान है, इसकी कोई तारीख तय कर लो, लेकिन कुछ करके नक्की करो। भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बयान दिया है कल कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने वक्फ संपत्ति हड़प कर रखी है, इस तरह का उन्होंने सनसनीखेज बात कही है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप राज्यसभा में और खड़गे साहब भी राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने तो चुनौती दी है सबको खुलेआम राज्यसभा में कि अगर मेरी और मेरे परिवार की 1 इंच भी वक्फ संपत्ति पर कोई हमारा कब्जा भी हो या हमने खरीदी भी हो तो मैं राज्यसभा की सदस्यता राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। फिर क्यों राजस्थान में आकर के और राधा मोहन दास अग्रवाल जो है वो भ्रांति फैलाते हैं और लोगों को झूठा बदनाम करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ, इसका गठन बहुत साल पहले इंदिरा गांधी जी ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय जासूसी वगैरह की बहुत सारी बातें रॉ के थ्रू होती हैं। उसके एक बार अध्यक्ष रहे दुलत, AS दुलत हैं, वो किताबें लिखते रहते हैं। अभी उन्होंने एक और किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि 370 धारा हटने के बाद फारूक अब्दुल्ला जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे। मैं समझता हूँ इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। 370 समाप्त हो गई, उसके बाद जो कुछ भी मेन स्ट्रीम में चल रहा है वो चल रहा है। पहले से ही 370 बहुत डाइल्यूट थी। अब उमर अब्दुल्ला जी के जो बयान आ रहे हैं वो भी एक तरह से सरकार के साथ सामंजस्य के ही बयान आ रहे हैं, और वो तो पहले भी NDA में रहे हुए हैं फारूक अब्दुल्ला। पर दुलत साहब हैं, किताबें बेचने के लिए कुछ सनसनी फैला रहे होंगे। एक बड़ी चिंताजनक खबर है, वो है ये कि किसानों को जो ब्याज मुक्त ऋण मिलता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू, और नाबार्ड देती है उनको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को, तो नाबार्ड की एक शर्त है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में एक फिक्स अमाउंट जो है वो रिवॉल्विंग फंड की जमा रहनी चाहिए। वो 33 जिलों में से 19 जिलों में वो फंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पास वो फंड नहीं है। हालांकि सहकारिता मंत्री का ये बयान आया है साथ में अखबार में कि हम किसानों का ऋण की जो वितरण है वो रुकने नहीं देंगे, तो उम्मीद करनी चाहिए। पर ऐसी लापरवाही भी क्यों हो रही है? इसका मतलब ये है कि आगे बढ़ के समस्याओं को समझने की सरकार के मंत्रियों में कहीं न कहीं कमी दिखाई देती है। महाराष्ट्र में लाडली बहन 1500 रुपये का एक घोषणा करके और महाराष्ट्र में सरकार सत्ता में आई, भाजपा और शिवसेना की और NCP की। लेकिन आज की खबर है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में पहले 11 लाख बहनों का तो उन्होंने अपात्र मान लिया था कि इनकी तो इनकम है इतनी है, बिजली का बिल इतना है। अब उन्होंने वो 1500 की जगह 500 रुपये करने का एक खबर आई है। अब अगर इस तरीके से भाजपा अपने वादों से पीछे हटती है तो क्रेडिबिलिटी भाजपा की ख़त्म होनी है। लेकिन महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो या कहीं भी हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता जब तक डोर टू डोर, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, नहीं जाएंगे और लोगों को नहीं कहेंगे तब तक बात मुश्किल है। रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी के यहाँ सभी लोग पैदल जाते हैं, नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ के और एक लंबा कॉरिडोर पैदल। वहाँ झाड़ियों में छिपा हुआ एक टाइगर ने 6-7 साल के बच्चे को दबोच लिया और उसकी मौत हो गई, और वो उसकी दादी के साथ हो जा रहा था। तो मेरा ये मानना है कि ये अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मंदिरों में जाना बंद कर दीजिए, लेकिन सावधानी ज़रूरी है। और सरकार को इस तरह के जो मंदिर हैं जो बहुत ही प्रमुख और इस तरह के तीर्थ स्थल हैं, वहाँ वन कर्मियों की तादाद बढ़ानी चाहिए और गश्त बढ़ानी चाहिए। और ये जिस प्रकार से मानव बख्शी हो रहे हैं
टाइगर्स, उस पर भी एक राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन होना चाहिए, ऐसी मेरी सभी सरकारों से अपील है। ईडी का प्रदर्शन पूरे देश में हुआ। सचिन पायलट जी ने दिल्ली के एआईसीसी में मोर्चा संभाला, पूरे दिन उनका वायरल होता रहा बयान, क्योंकि पूरे देश में सबसे अच्छे तरीके से कोई बात किसी ने समझाई तो वो सचिन पायलट जी हैं, जिन्होंने कहा कि भाई लीगल प्रोसीडिंग्स अपनी जगह है, लेकिन एक पैसे का लेन देन हुआ नहीं, कोई किसी को मुनाफा मिला नहीं, कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, और नॉन प्रॉफिट एक एंटिटी बनाई गई थी यंग इंडिया, इसलिए ये कहीं भी ठहरने लायक है नहीं। छवि बिगाड़ने का और हैरेसमेंट करने की जो पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसका हम विरोध करेंगे और ये हमारा अधिकार है लोकतंत्र में। जयपुर में भी हुआ, जयपुर में भी कई तरह के बयान आए जो अखबारों में छपे हैं, उनको मैं उस तरीके से टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें कई व्यक्तिगत छिटाकशी के भी बयान हैं, तो वो तो अच्छी बात है, और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी कुछ बातें होनी चाहिए, हुई। सब अपना अपना तरीका है नेताओं का, मेरा भी अपना एक तरीका है, मैं कभी भी अपनी वाणी का जो संयम है वो बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। एक खबर और है बांग्लादेश और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की वार्ता का, इस पर भारत को नज़र रखनी चाहिए। लेकिन खबर में ये भी है कि बांग्लादेश सबसे पहले ये मुद्दा उठाएगा कि 1970-71 में वहाँ के जिस पाकिस्तानी सेना, यानी उस समय के जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उसकी सेनाओं ने बांग्लादेश के नागरिकों के साथ जो अत्याचार, अन्याय और नरसंहार किया, उसके लिए सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान माफ़ी मांगे। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश किस रणनीति पे जा रहे हैं, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, क्या अंदरूनी चल रहा है, इस पे मैं ये समझता हूँ कि भारत सरकार को एक डिप्लोमेटिक नज़र के साथ साथ अपनी रॉ की जो एजेंसी है वो उसको भी सक्रिय किया हुआ ही होगा, ये मैं नहीं मानता कि सक्रिय नहीं किया हुआ होगा, और वो उसके आधार पे जो भी जनता को नहीं मालूम होता है और होना भी मालूम नहीं चाहिए, लेकिन देश की सुरक्षा, देश के लॉन्ग टर्म हित, क्योंकि ये मान के चलिए भारत से कूटनीतिक रूप से अमेरिका, चीन और बहुत सारे इस तरह के देश जो रणनीतिक तरीके से अपनी कूटनीतिक तरीके से अपनी रणनीति बनाते हैं, वो भारत की विकास से ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं। रशिया हमारा हमेशा से दोस्त रहा है, उसको कभी हमसे चुनौती नहीं रही। अब चाइना ज़रूर भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने 245% टैरिफ कर दिया, तो ये टैरिफ नहीं होगा, एक मजाक हो गया, सनक हो गई। लेकिन अब जो है चाइना कोशिश कर रहा है कि वो भारत उसका माल खरीदे। अब भारत की कंपनियों का बेड़ा गर्क हो सकता है, उपभोक्ताओं के लिए फ़ायदा भी हो सकता है, तो ये एक व्यापार का जो बैलेंस है उस पर भी ये मैं समझता हूँ भारत सरकार के जो वाणिज्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, विदेश व्यापार मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं और उद्योग मंत्री हैं, वो इस पे नज़र रखेंगे। और प्रधानमंत्री कार्यालय के जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी इस पर नज़र रखेंगे। जब तक उनकी सरकार है तब तक तो उनसे ही उम्मीद है। बाकी अब सरकार 2029 में जब उनकी नहीं रहेगी, तब जो नई सरकार आएगी, जिसकी उम्मीद मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी, तो वो देश को अच्छे से एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद।